नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कोई नॉर्मल हॉरर स्टोरी नहीं है। आज मैं आपको उस इंसान की आवाज़ में कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी से डर को हटाकर सच के लिए लड़ाई लड़ी। ये कहानी है इंडिया के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की, जिनका नाम था गौरव तिवारी। लेकिन मैं एक बात आज आपको साफ कर दूं, इस कहानी में जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं, मैंने इसमें स्टोरी टेलिंग एलिमेंट, नरेशन व सिनेमैटिक फ्लो जोड़ा है ताकि आप सब उस आखिरी केस को महसूस कर सको। बहुत लोग इस केस को अपने अपने तरीके से बता चुके हैं। मैं आज आपके लिए एक नया नज़रिया लेकर आया हूँ। अगर मेरा यह अंदाज आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। तो आइए अब शुरू करते हैं गौरव तिवारी सर का वो आखिरी केस, उन्हीं की जुबानी। उस रात मैंने डायरी बंद करते समय यह सोचा नहीं था कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी केस होगा। उस वक्त घड़ी में रात के 11:30 बज रहे थे। दिल्ली की हवाओं में एक अजीब सा भारीपन था। मॉनसून लगभग जा चुका था, लेकिन नमी अब भी दीवारों पर चिपकी हुई थी। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था और ऐसे कॉल्स मेरे लिए नए नहीं थे और लगभग यही मेरा रोज का काम बन चुका था। मैंने जैसे ही कॉल उठाया तो वहां से एक कांपती हुई आवाज आई, सर हमारे घर में कुछ है। मैंने सीधा सवाल किया कि ऐसा क्या देख लिया आपने। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वहां से आवाज आई, दरअसल हमने कुछ देखा नहीं है, पर अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पीठ पीछे कोई हम पर नजर रख रहा है और यही बात हमको बार बार डरा रही है। उस तो शब्द सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक अजीब सी शांति आ चुकी थी। अब तक का मेरा अनुभव बार बार एक ही बात कह रहा था कि जब लोग देखने की जगह महसूस करने लग जाते हैं तो मामला साधारण बिल्कुल नहीं होता। वहाँ की लोकेशन थी द्वारका सेक्टर 9, एक पुराना सा अपार्टमेंट। उस अपार्टमेंट की लिफ्ट अक्सर खराब ही रहती थी और जहाँ मुझे जाना था उस अपार्टमेंट के चौथी मंजिल का फ्लैट नंबर 402 था। उसी वक्त मैंने अपना रिकॉर्डर उठाया, बैग में ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर और नाइट विजन कैमरा रख लिया और जाते वक्त खुद को आईने में देखने लगा। मैंने देखा कि आंख के नीचे काले घेरे और चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी जो महीनों से मेरे ही साथ रह रही थी। जब हम लोग अपार्टमेंट में पहुंचे तो बिल्डिंग के बाहर एक अजीब सी शादी थी। नीचे काठ कुर्सी पर बैठा था। मैंने उससे पूछताछ की कि क्या सच में इस अपार्टमेंट में कुछ आवाजें आती हैं या कुछ अजीब है। तो उसने हाँ में अपना सर हिलाया और बोलने लगा, लगभग हर रात में ऐसा लगता है कि कोई भारी चीज खिसका रहा हो, लेकिन जहां से ये आवाजें आती है वहां पर कोई रहता नहीं है। अपार्टमेंट के सभी लोग सो रहे थे, इसी वजह से अपार्टमेंट में बहुत शांति थी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरे ही कदमों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। जैसे मैं चौथे मंजिल पर पहुंचा तो वातावरण अचानक बदल गया। जो भी हल्की सी उमस वाला माहौल ठंड में बदल चुका था। जेब में रखा मेरा थर्मल मीटर अचानक वाइब्रेट करने लगा। मैंने जैसे ही उसे बाहर निकाला तो देखा टेम्परेचर 3 डिग्री नीचे जा चुका था और यह नॉर्मल नहीं था। मैं जैसे ही फ्लैट नंबर 402 के पास पहुंचा तो देखा दरवाज़ा अंदर से आधा खुला था। मैंने देखा था कि अंदर एक पीली ट्यूबलाइट जल रही थी जो बार बार बंद चालू हो रही थी। मैंने गेट को नॉक किया, तभी घर का मालिक अमित बाहर आया। मैंने उसका चेहरा देखा था, काफी सफेद पड़ चुका था। उसकी पत्नी चुपचाप एक कोने में बैठी थी और बच्चा से चिपका हुआ। जैसे ही मैं उस फ्लैट के लिविंग रूम में पहुंचा तो मैंने नोट किया कि मेरे जो उपकरण थे वो काम करना शुरू कर चुके थे। और जैसे ही मैंने दीवारों पर गौर किया
तो उस दीवार पर नाखून से खरोचे हुए निशान थे और निशान जमीन से छत को छू रहे थे। तभी मैंने अमित से पूछा कि पहली बार क्या हुआ था। तो उसने बताया कि सबसे पहले रात के 3 बजे बेडरूम की अलमारी अपने आप खुल रही थी और बंद हो रही थी, और धीरे धीरे बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद होने लगा। हमने शुरू में सोचा कि हवा होगी, लेकिन उसके बाद किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। उसकी बात सुनते सुनते मैंने अपना ईएमएफ मीटर ऑन कर लिया और कमरे की तलाशी लेने लग गया। और जैसे ही मैं उस दीवार के पास पहुंचा तो मीटर की सुई अचानक ऊपर चली गई। तभी मेरे शरीर में एक हल्की सी झंझनाहट दौड़ गई, लेकिन वो झंझनाहट डर की नहीं थी, अंदर की जिज्ञासा की थी। तभी मैंने अपना कैमरा ऑन किया। नाइट मोड में कमरे का कोना नॉर्मल रूप से डार्क दिख रहा था, क्योंकि कुछ हद तक रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसके बाद मैंने सवाल पूछना शुरू करे। मैंने धीरे से कहा कि अगर यहाँ पर कोई मौजूद है तो अपनी उपस्थिति दिखाओ। तभी अचानक किचन के बर्तन अपने आप गिरने लगे। हामिद की पत्नी जोर जोर से चीख पड़ी। बच्चे के आंख से आंसू आने लगे और मैं बिना रुके किचन की तरफ बढ़ चला। किचन पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि फर्श पर मात्र एक गिलास टूटा हुआ था, और लेकिन मजे की बात तो यह थी, वो भी शेल्फ से गिरा ही नहीं था। शेल्फ पर बाकी के बर्तन वैसे के वैसे रखे थे। मैंने उसी टूटे हुए गिलास पर अपना रिकॉर्डर का माइक्रोफोन पहुंचाया और तभी एक बहुत धीमी आवाज़ कैद हुई। मैं समझ नहीं पाया कि वो शब्द क्या थे, लेकिन उस आवाज़ को रिकॉर्डर ने कैद कर लिया। मैंने उस आवाज़ को प्लेबैक पे लगाया। आवाज़ साफ थी, बिल्कुल साफ, और कुछ शब्द थे, चले जाओ। शब्द सुनकर मुझे पहली बार महसूस हुआ था कि यह केस बाकी केस से बहुत अलग है। मुझे ये सब करते करते रात के 1:30 बज चुके थे। पूरा फ्लैट, पूरा अपार्टमेंट अब भी शांत था, और यह शांति बिल्कुल मुझे कब्रिस्तान की जैसी लग रही थी। तभी मैंने अमित से बोलकर कमरे की सारी लाइट्स बंद करवा दी। सिर्फ एक छोटा सा नाइट लैम्प चल रहा था। मेरा कैमरा ऑन था, रिकॉर्डर टेबल पर रखा था, और ईएमएफ मीटर लगातार हल्के हल्के सिग्नल दे रहा था। तभी मैंने अमित और उसकी फैमिली को पड़ोस के फ्लैट पर भिजवा दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब इस फ्लैट में मैं अकेला था। मैं जाकर सोफे पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद करी और एक लंबी सांस ली। कई सालों से मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी थी कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कुछ मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ, फिर फर्श से हल्की हल्की टक टक की आवाज़ें आने लगी। पहले तो लगा कि पाइप की आवाज़ होगी, लेकिन ये आवाज़ें नॉर्मल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नाखून से फर्श को बजा रहा हो। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपना कैमरा हाथ में लिया और जहाँ से आवाज़ें आ रही थी उस तरफ चल पड़ा। चलते चलते मैं जैसे ही उस दीवार के पास पहुंचा जहाँ पर खरोच के निशान थे, तभी हवा में ठंड का एहसास होने लगा। मैं कुछ सोच पाता तभी मेरे ईएमएफ मीटर ने सिग्नल की रेंज बढ़ा दी, और उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं जैसे ही पलटा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन रिकॉर्डर की वेव फ्रेम स्क्रीन पर बार बार उछल रही थी, और मैं तभी समझ चुका था कि मेरे पास कुछ तो है। तभी मैंने सख्त आवाज में पूछा, अगर तुम यहाँ हो तो मेरे सामने आओ, छुपकर खेलना खेल बंद करो। तभी अचानक लिविंग रूम का पर्दा अपने आप जोर से हिला। मुझे लगा कि किसी ने उसको खींचा है। ये नज़ारा देख मेरे हाथों में पसीना आने लगा। अपने दिल पर हाथ रखा तो देखा धड़कनें भी बढ़ रही है, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका। मैं पर्दे के पास गया और जैसे ही मैंने उसे हटाया तभी उसी कमरे की एक कोने में एक काली परछाई फर्श से छत तक उठती हुई दिखाई दी। उस परछाई का कोई चेहरा नहीं, कोई आंखें नहीं, बस एक घना अंधेरा जो मेरे सामने खड़ा था। उस वक्त मेरे शरीर ने खतरा पहचान लिया था।
हाथ पैर कँपकँपाने लगे थे, लेकिन मैंने फिर भी अपना कैमरा बंद नहीं किया और रिकॉर्ड करता गया। और शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। दीवार का सहारा लेते लेते मैं हॉल में पहुंचा और जाकर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। परछाई गायब, हवा नॉर्मल और सारे मीटर एकदम शांत हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर दी और उस रात मैंने घर से निकलते वक्त अमित से झूठ बोला था। मैंने कहा था कि मामला कंट्रोल में है, पर मुझे मालूम है असल में मामला मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुका था। उसके बाद के दिन मेरे बदल चुके थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करते ही वही काली परछाई दिखती, कानों में वही आवाजें गूंजती। एक रात की बात है, मैं खुद को शीशे में देख रहा था। तभी कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि मेरी ही परछाई मुझसे बातें कर रही है। उस वक्त मैं बहुत डरा था, तो दिमाग को खुद ही समझा लिया शायद थकान की वजह से हो रहा है। लेकिन अंदर से एक आवाज बार बार आ रही थी, वो तेरे पीछे आ चुका है। तभी मैंने उस केस की फाइल खोली और उसकी रिकॉर्डिंग बार बार सुनने लगा। और तभी मुझे एक चीख सुनाई दी। पहली रात की रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज़ के पीछे एक और आवाज़ थी, बहुत धीरे, लेकिन आवाज़ उसकी बहुत शार्प थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में देर तक बैठा रहा। बाहर ट्रैफिक की आवाज़ थी, हॉर्न, लोग और जिंदगी। लेकिन मेरे अंदर सब कुछ अजीब तरह से शांत चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि तूफान से आने वाली पहले की शांति है। मेरे सामने वही फाइल खुली थी, फ्लैट नंबर 402 की। मैंने रिकॉर्डिंग फिर से चलाई। फिर से वही आवाज़ में था कि अब तुम भी देखोगे। मैंने फिर से लैपटॉप बंद कर दिया, कुर्सी से उठा और शीशे में खुद को देखने लगा। मैंने देखा कि चेहरा मेरा थका हुआ था, आंखें लाल हो चुकी थी। सबसे अजीब बात तो मुझे यह लग रही थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। सिर्फ दिमाग में एक अजीब सा भारीपन था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे सर पर बड़ा पत्थर रख दिया हो। रात के करीब 12:15 बजे मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। दरवाज़ा अंदर से बंद किया, लाइट जलाई, तब सब कुछ नॉर्मल था, कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल। और यही बात मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। मैंने अपना रिकॉर्डर टेबल पर रख दिया और बैग सोफे के पास। किचन में जाकर पानी पिया और फिर अचानक कमरे की लाइटें बंद चालू होना शुरू हो चुकी थी। उसी वक्त मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि यह सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन है। लेकिन उसी पल रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। यह सब हरकत देख मुझे अब डर लग रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत कर रिकॉर्डर के पास गया। मैंने देखा कि रिकॉर्डर की स्क्रीन पर वेव फॉर्म चल रही थी। इसका मतलब था कि मेरे कमरे में कोई और भी आवाज़ है, लेकिन मुझे वो सुनाई नहीं दे रही थी। मैं बहुत सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी एक हल्की सी आवाज़ मेरे कान तक आई, तो बहुत थक गए हो। उसके बाद मेरे सीने पर दबाव बढ़ गया, सांसें भारी होने लगी थी। तभी फिर एक आवाज़ आई, तुम बहुत दूर आ चुके हो। उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल मेरे दिमाग में पिछले कुछ महीनों की सारी तस्वीरें एक साथ चलने लगी। लोगों के चेहरे, डरे हुए परिवार, अंधेरे कमरे और काली परछाई, सब कुछ एक साथ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे कंधों का वजन बढ़ता जा रहा है। मैंने दीवार का सहारा लिया, दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर एक आवाज़ आई कि बस अब आराम करो। मैंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आवाज़ मेरे गले में ही फंस कर रह गई। उस पल मुझे एक एहसास हुआ कि सबसे खतरनाक चीज़ कोई आत्मा नहीं होती,
सबसे खतरनाक चीज़ होती है इंसान का टूटा हुआ दिमाग, थकान, तनाव, लगातार डर के माहौल और नींद की कमी से। ये सब मिलकर इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मैं फर्श पर बैठ गया था, सर पकड़कर। मुझे नहीं पता कि रिकॉर्डर कब बंद हुआ, मुझे नहीं पता कि लाइट कब बंद हुई। मुझे बस इतना याद है कि उस रात मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। सुबह हुई तो दुनिया ने सिर्फ एक खबर देखी, गौरव तिवारी का निधन। कुछ लोगों ने कहा रहस्य, तो कुछ लोगों ने कहा पैरानॉर्मल, तो कुछ ने कहा एक सोची समझी साजिश। लेकिन सच बहुत साधारण व डरावना था। एक ऐसा इंसान जो दूसरों के डर से लड़ते लड़ते अपने अंदर के अंधेरे से हार चुका था। मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग में कोई भूत नहीं था, कोई राक्षस नहीं था, सिर्फ एक थकी हुई सांस थी और एक धीमी आवाज़। काश मैंने रुकना सीख लिया होता, काश मैंने रुकना सीख लिया होता। तो यह थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और हाँ, पूरा देखने के लिए धन्यवाद।